नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग विभिन्न विषयों का करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आईआर के साथ मैं आता हूं और आज फिर से कुछ जो संगठन है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रमंडल का लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉमनवेल्थ, आपने लगातार इसके विषय में सुना होगा। अभी ये क्यों चर्चा में आया पिछले वर्ष, इसको देखिए। लंदन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के 75 वर्ष जो है यहाँ पर पूरे हो गए और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ध्यान रहना है कि 26 अप्रैल 1949 को लंदन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी के साथ आधुनिक राष्ट्रमंडल की जो है स्थापना हुआ था। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि भारत का इसके साथ क्या संबंध है। देखिए, हम अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो भारत राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य देश बनकर के आएगा। क्योंकि राष्ट्रमंडल की कुल आबादी की अगर बात करेंगे ना, तो कुल आबादी में लगभग 60% आबादी जो है वह भारत में ही निवास करता है और भारत जो है राष्ट्रमंडल में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश भी है। भारत ने नई दिल्ली में 1983 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन और 2000 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। आपको यह ध्यान होगा। वर्ष 2018 में इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड के अधीन कॉमनवेल्थ सब विंडो 5 वर्षों में $50 मिलियन की स्थापना की गई थी। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट यहां पर आ सकता है और ये स्टेटमेंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये दो स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा यदि इस प्रश्न से आता है। राष्ट्रमंडल के विषय में एक लाइन पूछा जा सकता है कि भारत सहित जो है 56 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए यहां पर नजर रखने वाला होगा, क्योंकि यूपीएससी यहां पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक चीज राष्ट्रमंडल के विषय में और स्टेटमेंट है जो ज्यादा चर्चा में रह सकता है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः देश जो होता है वह ब्रिटेन का कॉलोनी होता है। यानी कि ब्रिटेन ने जिन देशों को अपना अधीन में लिया था वे राष्ट्र इसमें निश्चित तौर पर देखे जाएंगे। अधिकांशतः एक उन देशों का एक स्वैच्छिक संघ होगा। ये देश जो है लोकतंत्र की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अब इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट है जो पूछा जा सकता है, जैसे कि उत्पत्ति 1926 इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन और डोमिनियल स्टेट वाले देश। अब डोमिनियल स्टेट वाले देश क्या होते हैं? यानी कि पूर्ण स्वतंत्र राज्य नहीं होंगे, पूर्ण स्वराज्य उनको नहीं प्राप्त होगा, अर्ध स्वतंत्र देश हो सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक समुदाय के स्थान पर समान सदस्यों के साथ जुड़ने हेतु ये सहमत हुए थे। 1947 क्यों आवश्यक है? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद, चूंकि आपको पता है इंडिया जो है डोमिनियल स्टेट रहने से मना कर दिया था, उसे पूर्ण स्वराज चाहिए था। फिर हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को और स्वतंत्रता के बाद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। 1949 की जो बात किया गया था कि लंदन घोषणा पत्र की जो मैंने बात किया, इसके तहत यह घोषणा की गई थी कि गणतंत्र एवं अन्य देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद ही आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी। तो फिर से कह दे रहा हूं, कॉमनवेल्थ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 75 वर्ष पूरा है तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो लगातार चर्चा में रह रहा है, खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी। अब इसको लेकर के क्यों यह चर्चा में है, ये देखिए। इसमें हाल ही में क्या हुआ है कि आयोजित पहली भारत जीसीसी संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में रणनीतिक वार्ता के लिए संयुक्त कार्य योजना 2024 से 28 को अपनाया गया। संयुक्त कार्य योजना 2024 से 28, ये ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट यहां से अगर पूछा जाता है। अब भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विषय में थोड़ा सा समझते हैं कि राजनीतिक संबंध पर ध्यान देते हैं। देखिए, पहला जो है भारत जीसीसी राजनीतिक संवाद 2003 में आयोजित किया गया था। वर्तमान में अगर देखेंगे तो भारत के अलावा इसमें सऊदी अरब है ना, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ जो है रणनीतिक साझेदारी है। व्यापार और निवेश की बात करेंगे तो जीसीसी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जीसीसी देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा भी देखने को मिलता है। अच्छा, व्यापार घाटा क्या होता है? आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि क्या जानते हैं। प्रवासी और विप्रेषण, अगर इस टॉपिक पर प्रश्न आता है तो यहां से पूछा जाएगा और ये आपको शामिल किया जाएगा। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, ध्यान से, फैक्ट है तो ध्यान से समझिए। लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी जो हैं जीसीसी देशों में रहते हैं, वहां काम करने के लिए बहुत सारे जाते हैं और यह कुल अनिवासी भारतीयों यानी कि एनआरआईज का देखेंगे तो 66% है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा संख्या है। 2020-21 में देखेंगे तो भारत को कुल विप्रेषण की अगर बात किया जाए तो लगभग 30% हिस्सा
वह जीसीसी देशों से ही प्राप्त हुआ था। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो टॉपिक है, यानी कि वहां कमाते हैं, कमा करके भारत रुपया को भेज देते हैं, जो भारतीय लोग वहां काम करने गए, इसी चीज को विप्रेशन कहा जाता है। और ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो आप जानते हैं कि भारत जो है अपनी जरूरत का 80% ऊर्जा जो है वो क्या करता है, आयात करता है ना, ये आयात हम करते हैं। तो जीसीसी देशों का बड़ा योगदान है, चाहे वो तेल आयात में देखेंगे, तेल आयात में देखेंगे तो 35% जो है मुआवजा ले रहे हैं, गैस आयात में तो खैर 70% का योगदान है। तो इसलिए जीसीसी कंट्री जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से प्रश्न भी आ सकता है, खाड़ी सहयोग परिषद क्या है, कुछ फैक्ट है उसको देख लीजिए। वर्ष 1981 में स्थापना, सदस्य देश देखेंगे तो जीसीसी में खाड़ी देशों के 6 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें सऊदी अरबिया, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान। उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में जो सदस्य देश है उसके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाए, एकीकरण, और कैसे संबंध बेहतर किए जाए। मुख्यालय पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर वो कहां पर है, रियाद में। इतनी चीजें अगर आपको आता है तो आप सही से बता पाएंगे, तो आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक संगठन जो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है वो है नेटो। और नाटो को तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कई बार पूरा फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, तो यह ध्यान में आपको रखना है। क्यों मैंने कहा 4 साल से, एक तो कि आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो हुआ तो यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था इस वजह से, और दूसरा जो चर्चा का यह विषय बना, चूंकि यूक्रेन तो अभी शामिल नहीं हो पाया, लेकिन स्वीडन जो है आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया और यह 32वां सदस्य देश बना है, ठीक है। और दूसरी बात देखेंगे, नाटो के अपने गठन का 75 वर्ष भी पूरा हुआ है। तो 3-4 ऐसे वजह हैं जहां पर यह पूछा जा सकता है। अब तो ट्रंप की तरफ से यह आ रहा है कि भाई कहीं अमेरिका नाटो से बाहर ना हो जाए, वही लीड कर रहा है, वही बाहर होने की बात कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए उपयोगी हो सकता है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में कुछ बातें जो मैंने कहा था आपसे, एक यूक्रेन वाला इशू, ठीक है, उसके अलावा नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच जो है जुड़ाव का एक विशिष्ट माध्यम भी इसे माना जाता है। ट्रांस अटलांटिक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन होता है ये, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सैन्य गठबंधन। खुले तौर पर कहा जाता है, नाटो के एक कंट्री से किसी देश का युद्ध हुआ तो नाटो के जितने भी 32 देश है ना सदस्य, सब आपसे युद्ध करेंगे। तो यह भी एक मामला है, इसीलिए यूक्रेन शामिल होना चाहता है रशिया के डर से। यह सदस्य देशों को रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में परामर्श और सहयोग करने तथा बहु अंतर्राष्ट्रीय संकट प्रबंधन कार्यों को एक साथ संचालित करने में सक्षम बताता है। कार्यक्रम देखेंगे तो शांति के लिए भागीदारी, भूमध्य सागरीय संवाद और इस्तांबुल सहयोग पहल जो है ये कार्यक्रम के तहत आता है। अब नेटो के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। स्थापना 1949 में नॉर्थ अटलांटिक संधि से जुड़ी हुई थी। नाटो 32 देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठन है। ध्यान देना, ये 2 शब्द हमेशा, राजनीतिक और सैन्य गठबंधन नहीं छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहां पर है, बेल्जियम में। बेल्जियम के एक शहर है जहां जिसका नाम है ब्रुसेल्स। और उद्देश्य क्या है, सामूहिक रक्षा, कलेक्टिव डिफेंस। मैंने कहा ना, एक देश से लड़ेंगे तो सब देश आपसे लड़ेगा, तो ये धारणा यहां पर माना जाता है और अनुच्छेद 5 में इस चीज को लेकर के जिक्र इसका किया गया है। अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये चर्चा में रहा है, यानी कि यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्यों चर्चा में रहा कि भारतीय डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ, ध्यान दीजिएगा, 150वीं के जो वर्षगांठ हुआ था उसके अवसर है उस पर स्मारक डाक टिकट जारी किया था। और ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अब इसके साथ ही इसीलिए ये चर्चा में बना। अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रावधान देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक कई बार स्किप हो जाता है और प्रश्न हो सकता है यहीं से आ जाए। यह बर्न की संधि द्वारा वर्ष 1874 में जनरल पोस्टल यूनियन के रूप में स्थापित हुआ था और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बाद दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कब हुआ तो देखिए, ये जो है अगर आईटीयू की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तो वह वर्ष 1865 में हुआ था और यह जो है 1874 में हुआ था, तो बहुत पुराना है इसलिए कहा गया है। इसकी स्थापना के अवसर पर प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आजकल यूपीएससी ऐसा फैक्ट पूछने लगा है। सदस्य कितने हैं, 192 देश है भारत, और इसके सबसे पुराने और सबसे सक्रिय सदस्य में हमेशा ही शामिल रहा है। इतने फैक्ट है, यहां से पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा। 5 आइज अलायंस मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगाइए, क्योंकि अब जो है ट्रंप के आने की वजह से इसकी स्थिति बदल रहा है, खास करके कनाडा को लेकर के। कनाडा को लेकर के कहा जा रहा है कि भैया आपको हम इससे बाहर कर देंगे।
यानी कि देखिए शब्द क्या है, फाइव आइज अलायंस, 5 आंख है ना, और उसका एक संगठन है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया के 5 जो सुपर पावर हैं उनके बीच की एक शक्ति की बात की जाती है। अब चर्चा में पिछले साल क्यों रहा, तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइव आइज अलायंस के गैर नागरिक निवासियों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने का निर्णय ले लिया। अब ये अपने आप में ही एक दिलचस्प बात रहा, इसीलिए ये चर्चा में बना रह गया। अब इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। खुफिया जानकारी साझा करने का एक बहुपक्षीय नेटवर्क है। सदस्य कौन सब है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमेरिका। कनाडा पर अब जो है इसके नियत ठीक नहीं है अमेरिका के, ट्रंप के, ठीक है, इसलिए अभी फिलहाल ये चर्चा में आ गया है। प्रकृति क्या है, साझेदार देश एक दूसरे के साथ जो है व्यापक स्तर पर क्या करेंगे, खुफिया जानकारी, आई है ना, आंख रखना, निगरानी करना, तो खुफिया जानकारी। यह फाइव आइज देशों की गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थानों के सहयोग का भी हिस्सा माना जाता है। अब दूसरा देखेंगे, एक टॉपिक है जो इकोनॉमी से जुड़ता हुआ आता है, लेकिन एक संगठन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चर्चा में रहा है, क्यों चर्चा में रहा है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने AIIB, ये भी पूछा जा सकता है ऐसे शॉर्ट फॉर्म देकर के, मतलब वही हुआ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कम आय वाले देशों को वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में सहायता करने की सलाह दी है। तो उसके बाद जो है यह संगठन चर्चा में आ गया कि भाई इसके क्या मायने हैं, क्या कार्य वगैरह होता है, जरा सा देख लेते हैं इसके विषय में। कुछ फैक्ट होगा, अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। उत्पत्ति कब, 2016 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक के रूप में इसे देखना है। मिशन क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, शब्द पे ध्यान दीजिए, तो एशिया के बेहतर भविष्य के लिए अवसंरचना का वित्त पोषण करना, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे सदस्य देश कितने, 110, इसमें 96 क्या है, पूर्ण सदस्य और 14 जो है प्रोस्पेक्टिव सदस्य है। भारत इसका क्या है, सदस्य है। चीन, अगर चीन के नजरिए से देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा शेयर धारक वही है, इसके पास वर्तमान वोटिंग शेयर और वीटो पावर का 26.6% हिस्सा है। उसके बाद जो है भारत 7.6% और रूस जो है 6% स्थान रखता है। 2018 में संगठन की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने विचार विमर्श में अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा इसको दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया का शेयर आपको इसमें ध्यान रखना है, यहां से कुछ फैक्ट आ सकता है, और अगर फैक्ट आएगा तो बस इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो सही से इसको तैयार कर लीजिए और लगातार जो है प्रीलिम्स के तैयारी को और धारदार बनाइए, समय अब कम बचा है। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।